हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत CGPSC CGWAPA में। देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं आपका ठीक है विज्ञान का 32 नंबर का क्लास। ठीक है, कौन से नंबर का? तो 32 नंबर का क्लास क्या करने वाले हैं। और देखिएगा, हमारी क्लासेज जैसे आप सभी को पता है प्रयोगशाला परिचारक भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे के लिए तो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ में जो CGPSC CGWAPA आपका पेपर होता है, जहाँ से आपको विज्ञान का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, उन सभी एग्जाम के लिए हमारी क्लासेज जो है समान रूप से उपयोगी है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है। ये जो है आपका पहला प्रश्न है। अब इस प्रश्न को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताने हैं, है ना। ए, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का त्याग करने और हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है। ठीक है, आपको ऑक्सीकरण प्रक्रिया के बारे में बताना है। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को त्याग करने की प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को ग्रहण करने की प्रक्रिया है, या ऑक्सीकरण ऑक्सीजन को ग्रहण करने और हाइड्रोजन को त्याग करने की प्रक्रिया है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा उत्तर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आप, है ना। देखिएगा, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता क्या है, तो आपको याद रखना है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। क्या ग्रहण किया जाता है? तो O2। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या तो ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है या हाइड्रोजन का त्याग किया जाता है। ठीक है, एक मिनट, है ना, मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में बेसिकली होता क्या है। ठीक, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता क्या है, इसमें आप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और हाइड्रोजन का त्याग करते हैं। ठीक, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में आप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और हाइड्रोजन का त्याग करते हैं। ये इसको इस तरीके से समझे कि ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें, ठीक है, पदार्थ के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं, है ना। पदार्थ के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते जाते हैं। और ऑक्सीकरण संख्या किसी रासायनिक यौगिक में बंधे हुए किसी परमाणु के ऑक्सीकरण के दर्जे का सूचक होता है। ठीक, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन आप ग्रहण करते हैं, हाइड्रोजन आप त्याग करते हैं। ठीक है, और इसमें इस प्रक्रिया में होता क्या है, तो पदार्थ के इलेक्ट्रॉन कम होते जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में पदार्थ के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या तो कम होते जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है या समझना है आपको कि ऑक्सीकरण जो संख्या होती है वो रासायनिक यौगिक में बंधे हुए किसी परमाणु के ऑक्सीकरण के दर्जे का सूचक होता है। तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सूचक भी कहा जाता है ना। क्या तो सूचक भी कहा जाता है। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, है ना। इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। चलिए देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है और यहाँ से ऑक्सीकृत होने वाले, ठीक है, इस प्रश्न में आपसे ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ के चयन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीकृत हो रहा है उसको आपको बताने हैं। ये बेसिकली इस तरीके का है। ये आपका है फेरस 4, है ना, 4 है। और ये क्या है, सॉलिड है। इसके बाद आप अभिक्रिया करते हैं ऑक्सीजन के 3 अणु के साथ। ठीक, ऑक्सीजन के 3 अणु के साथ, और ये क्या है तो गैस है। ठीक है, और ये क्या होता है, अभिक्रिया करके 2Fe2O3, और ये क्या बनता है, सॉलिड बनता है। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीकृत कौन सा पदार्थ हो रहा है ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो ये आपका है FeS, है ना, सॉलिड, या Fe2। ठीक है, Fe2O2, ये है सॉलिड, या ऑप्शन बी है आपका FeS, सॉलिड, है ना। ऑप्शन सी आपका है Fe2O2, सॉलिड, और ऑप्शन डी आपका है O2, गैस। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में हमें बताना है ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीकृत हो रहा है। तो देखिए,
यहाँ फेरस है ना। यहाँ क्या है आपका फेरस है जिसके 4 अणु हैं और सॉलिड है, और ये ऑक्सीजन के 3 अणु के साथ प्रक्रिया करता है तो क्या बनाता है, देखिए फेरस ऑक्साइड, है ना। फेरस ऑक्साइड सॉलिड बनाता है तो इसमें अपचयन, इसमें क्या है ऑक्सीकृत किसका हो रहा है, फेरस का हो रहा है। किसका हो रहा है, तो फेरस का हो रहा है। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका क्या है, तो सही उत्तर होगा। ठीक है, या ऑक्सी, ठीक है, ये ऑक्सीकरण का एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, है ना। या ऑक्सीकरण का एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी तत्व या यौगिक में विद्युत ऋणात्मक, क्या, तो विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात बढ़ जाता है। ठीक, विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात जो है क्या होता है, तो बढ़ जाता है। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, ये आपका अगला प्रश्न है, और ये आपका कॉपर सल्फेट है, और ये अभिक्रिया कर रहे हैं मैग्नीशियम के साथ, और ये क्या बना है, मैग्नीशियम सल्फेट, और कॉपर अलग हो जा रहा है। तो उपरोक्त अभिक्रिया में मैग्नीशियम क्या है, ये आपको बताना है। एक अपचायक कर्मक, विलायक कर्मक, उत्प्रेरक या ऑक्सीकारक कर्मक। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, है ना, यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अपचायक कर्मक, है ना। तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है, तो याद रखिएगा अपचायक कर्मक है। देखिए कॉपर सल्फेट मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, और मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर बनाता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो है ये क्या है, तो अपचायक कर्मक है। तो अपचायक कर्मक क्या होता है, जिसे, है ना, अपचायक कर्मक वो पदार्थ है, समझिएगा। ठीक, अपचायक कर्मक वह पदार्थ है जो, ठीक है, उसके कुछ इलेक्ट्रॉन को खोकर ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपचायक कर्मक वह पदार्थ है, जैसे मैग्नीशियम वह पदार्थ है, ये क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन को खोकर, ठीक है, ये क्या करता है अपने कुछ इलेक्ट्रॉन को खोकर ऑक्सीकृत हो जाता है, और ऑक्सीकृत होकर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, और ऑक्सीकृत जैसे कि देखिएगा यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम है और सल्फेट माइनस है ना, तो यही कुछ इलेक्ट्रॉन को क्या हो दिया, माइनस कब आया, जब ये क्या हो गया, खो दिया। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आप बताइएगा, है ना, क्या कहा जाता है। ए ऑक्सीकरण, बी अपचयन, सी ब्रोमनीकरण, और डी क्लोरीनीकरण। तो याद रखिएगा, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है और उसमें अगर हाइड्रोजन ग्रहण किया जाता है ना, हाइड्रोजन ग्रहण किया जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा अगर ऑक्सीकरण, ठीक है, और आपका अपचयन अभिक्रिया, अगर दोनों, है ना, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों क्या होती है, साथ साथ ही होती है ना। दोनों अभिक्रिया क्या होती है, साथ साथ ही घटित होती है, आपको याद रखना है। ठीक, ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया दोनों क्या होती है, साथ साथ ही साथ साथ ही घटित होती है। ठीक है, तो इस प्रकार जब ये घटित होती है तो इस प्रक्रिया को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा उपपचय अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्या, तो उपपचय अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण और अपचयन हमेशा साथ साथ घटित होते हैं, और इनके साथ साथ घटित होने के कारण इसको उपपचय अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतनी चीजें याद रखना। चलिए देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है ना, ये क्या है, तो आपका अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि आभूषणों के धूमिल होने का एक उदाहरण आपको बताने हैं। ए ऑक्सीकरण अभिक्रिया, बी एक्जोथेर्मिक अभिक्रिया, सी उदासीनीकरण अभिक्रिया, डी फोटोलिटिक अपघटन अभिक्रिया, है ना। तो जब आभूषण होते हैं, जब आप क्या करते हैं, नया आभूषण, है ना, मार्केट से खरीदते हैं, सुनार की दुकान से खरीदते हैं, तो उनमें क्या होती है, चमक होती है। ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद उनकी चमक जो है धुंधली पड़ने लगती है, थोड़ी कमजोर पड़ने लगती है। तो ये किसका उदाहरण है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्या, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे एक एग्जांपल समझिए, ठीक, ये क्या है, फेरस क्लोराइड है। ठीक है, जब मार्केट से कोई आभूषण खरीद के लाते हैं, ये, है ना, वातावरण के कांटेक्ट में ऑक्सीजन के, नमी के, आर्द्रता के, है ना,
ठीक है, पानी के कॉन्टेक्ट में आता है, ठीक है, पानी के कॉन्टेक्ट में आता है, ठीक, ये क्या होता है, पानी के कॉन्टेक्ट में आता है, तो फेरस, ठीक है, पहले ये क्या बना है, फेरस क्लोराइड था, अब ये क्या होता है, FeCl3 बना लेता है, क्या करता है, FeCl3 बना लेता है, FeCl3 क्या होता है, ये फेरिक क्लोराइड होता है ना, FeCl3 ये क्या होता है, तो आपको याद रखना है, ये फेरिक क्लोराइड होता है, ठीक, फेरिक क्लोराइड होता है। तो फेरस क्लोराइड से फेरिक क्लोराइड के बनने में फेरस आयन परिवर्तित होकर, ठीक है, ये Fe है ना, यही परिवर्तित होकर क्या बनाता है, फेरिक बनाता है, यही Fe परिवर्तित होकर क्या बनाता है, फेरिक बनाता है। तो आभूषणों में धूमिल होने का कारण क्या है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका अगला प्रश्न है, देखिए, ये दी गई अभिक्रिया के द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है, तो कौन सी अभिक्रिया है, ये आपको बताने हैं। ए, विहाइड्रोजनीकरण, बी संयोजन, डी अपचयन, सी यहाँ पे रख लीजिए ऑक्सीकरण, ठीक है, सी आप कौन सा ले लेंगे यहाँ पे, तो ऑक्सीकरण, ठीक है, सी आप रख लीजिए यहाँ पे ऑक्सीकरण। तो कौन सी अभिक्रिया है जिसके द्वारा सल्फर से जो है सल्फाइड आयन का क्या होता है, निर्माण होता है। तो देखिए, याद रखिए, किसी भी पदार्थ में, ठीक है, आपको याद रखना है, पदार्थ अगर कोई भी हो, अगर वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व के निष्कासन, ठीक है, याद रखिएगा, किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी तत्व के निष्कासन, या समझे हाइड्रोजन, ठीक है, और ठीक हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्व के समावेशन को, इन दोनों को क्या कहा जाता है, अपचयन कहा जाता है, ठीक है। किसी भी पदार्थ या तत्व में ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्व, ठीक है, ऋण विद्युत तत्व के निष्कासन, ठीक है, यहाँ पे निष्कासन हो रहा है, और साथ ही हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व के समावेशन, यहाँ पे क्या होता है, आपको याद रखना है, समावेशन होता है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, ठीक है। ऑक्सीजन या ऋण विद्युत पदार्थ का क्या हो रहा है, निष्कासन बाहर जा रहा है, और हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व जो है क्या हो रहा है, उसमें शामिल हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अपचयन कहा जाता है। तो अपचयन की क्रिया के ही द्वारा, है ना, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, अपचयन के क्या है, क्रिया के द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है, सबसे पहले तो ये याद रखना है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे एक एग्जांपल लेते हैं, HGO, Hg सबको पता है क्या है, मर्क्यूरी है, और वो क्या है, ऑक्सीजन, दोनों जब मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ठीक है, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और ये क्या होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड सॉलिड है, ये जब क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो ये क्या बनाता है, मरकरी बनाता है, मरकरी कितना, 2, ठीक है, और कितना करता है, O2 ऑक्सीजन, है ना, O2 ऑक्सीजन, देखिए 2 मरकरी 2 ऑक्सीजन, यहाँ से बैलेंसिंग भी हो गया, तो यही क्या है, याद रखिएगा, ठीक है, अपचयन की अभिक्रिया है, ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इससे अलग हो रहा है ना, ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, ठीक है, चलिए, देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि जिंक से, है ना, जिंक मतलब Zn से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है, ये आपको बताने हैं। ए जल अपघटन, बी अपचयन, सी संयोजन अभिक्रिया, डी ऑक्सीकरण, ठीक है। तो देखिएगा, जिंक से जिंक आयन का निर्माण जो है किसके कारण होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी ऑक्सीकरण सही उत्तर होगा, क्या, तो ऑक्सीकरण सही उत्तर होगा। ऑक्सीकरण के बारे में हम लोगों ने क्या देखा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, त्याग होता है, इलेक्ट्रॉनों को क्या होता है, त्याग होता है, ठीक है। तो जिंक से, मान लीजिए जिंक ऑक्साइड है, यहाँ से आप जिंक बनाते हैं, और ये O2 यहाँ बैलेंसिंग हो गया, है ना, O2 यहाँ पे क्या हो गया, बैलेंस हो गया, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, ठीक है, चलिए, देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है ना, ये जो आपका अगला प्रश्न से पूछा गया है कि रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, केवल अपचयन होता है, केवल ऑक्सीकरण होता है, ना तो ऑक्सीकरण और ना ही अपचयन होता है, तो यहाँ आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, ठीक है।
ऑक्सीकरण ऑप्शन एक साथ होता है। जैसे देखिए यहाँ पे समझिएगा जिंक है और HCl है ना, मान लीजिए 2HCl है, ठीक है, 2HCl है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जिंक क्लोराइड बनेगा आपका, यहाँ से क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन। तो इस वाले जो एग्जाम्पल है यहाँ ऑक्सीकरण, ठीक है, जिंक से क्या है, जिंक से यहाँ पे क्लोराइड का क्या हो रहा है, समावेशन हो रहा है, और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो यहाँ आप क्या देखते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, जिंक और क्लोराइड का समावेशन हो रहा है और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे निष्कासन हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया क्या हो, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो जब दोनों साथ साथ चलते हैं तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने के मुख्य कारण वसा और तेलों का है, ठीक, वसा और तेलों का क्या है, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीकरण, शोधन या अवकरण, ठीक है, शोधन या अवकरण। तो ध्यान रखिएगा यहाँ आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण, ठीक। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या होता है, वसा और तेल का क्या, तो ऑक्सीकरण, ठीक, वसा और तेल का क्या, तो याद रखिएगा ऑक्सीकरण। ये जो है खाद्य पदार्थों के, ठीक है, दुर्गंध आने का मुख्य कारण होता है, आपको याद रखना है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीकरण में क्या होता है, देखिए ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करता है, ठीक, कोई भी पदार्थ है ये क्या करता है, ऑक्सीजन से संयोग करता है, ठीक है। और दूसरी, इसको अगर इस तरीके से समझेंगे, अथवा या तो कोई भी पदार्थ है ऑक्सीजन से सहयोग करता है और हाइड्रोजन जो है इसको क्या करता है, निकाला जाता है। दूसरे शब्दों में समझेंगे तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है जिसके फलस्वरूप किसी आयन में, ठीक है, ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो धन आयन बढ़ जाता है, धन आयन क्या होता है, बढ़ जाता है, और ऋण आयन जो है क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, धन आयन बढ़ जाता है और ऋण आयन कम हो जाता है, ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है ना, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है, प्रोटॉनों में वृद्धि होती है, प्रोटॉनों में कमी होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में आप ऑक्सीजन वाले चीज को लेंगे, है ना, ऑक्सीजन वाले, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों में कमी हो जाता है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में क्या होता है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है ना। ऑक्सीकरण में क्या होता है, वो निकल कर दूसरे के साथ क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। कोई भी पदार्थ है अगर उसमें ऑक्सीजन है तो उसके साथ क्या हो जाता है, निकल कर अलग हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, याद रखना है आपको, ठीक। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, कौन सी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन हो दोनों होते हैं, तो मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया रेडॉक्स अभिक्रिया में, है ना। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या होते हैं, साथ साथ चलते हैं, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा कटायन है आपको बताने हैं, ठीक है, कौन सा कटायन है ये बताने हैं, ए कार्बोनेट, बी हाइड्रोक्साइड, सी नाइट्रेट, डी अमोनियम। तो कौन सा कटायन है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि, ठीक है, अमोनियम जो है क्या है, तो कटायन है। देखिए किसी भी आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम हो तो आयन में धनात्मक आवेश होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी आयन है जिसमें इलेक्ट्रॉन की जो है संख्या जो है, ठीक है, प्रोटॉन की जो संख्या है, ठीक है, प्रोटॉन की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है प्रोटॉन की संख्या से अगर कम है तो ये क्या करता है, धनात्मक आवेश देता है। कौन सा आवेश देता है, धनात्मक आवेश देता है, ठीक है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, धनायन कहते हैं, ठीक है। धनात्मक आवेश को क्या कहा जाता है, धनायन कहा जाता है। तो ठीक है, तो अमोनिया देखिए NH4+ ये क्या है, कटायन है। तो जो धनात्मक आयन है उसी को ही कटायन कहा जाता है। कार्बोनेट का देखेंगे CO3- आयन या 2- आयन, ठीक। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का आपका OH- आयन, नाइट्रेट का NO3- आयन, ठीक। तो कटायन का मतलब जो धन आयन वाला आवेश वाला तो है उसके बारे में पूछा जाए तो अमोनिया NH4+ आयन, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए
ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। पढ़ते रहिए, है ना? हमारी क्लासेस आगे भी आप कंटिन्यू होती जाएंगी। और देखिए अभी मैथ्स का क्लास अपना थोड़ा सा, है ना, मुश्किल है, क्योंकि मेरा पेन टैबलेट जो है ना, मेरा पेन टैबलेट जो है अभी खराब है। ठीक है, तो यहाँ से चूंकि देखिए अभी मैं जो अभी आपका जो क्लास ले रहा हूँ, ये एक्चुअल में स्टाइलस पेन से ले रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही ये ठीक हो जाता है, हमारे आगे की क्लासेस भी कंटिन्यू होंगी। चलिए ठीक, पढ़ते रहिए।